महेश बुरी तरह डरी हुई रमा को किसी तरह कमरे में पलंग पर सुलाने की कोशिश करता है, पर रमा को बार बार रह रहकर वही नजारा घूमता हुआ दिखने लगता है। बाल फैले हुए नाखून, बेहथेशा बड़े हुए बड़े बड़े पंजे और वो डरावना चेहरा, गुर्राते हुए उसका अजीब ढंग से चलना। वो भयानक आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। महेश उसे समझाते हुए आराम से सो जाने की सलाह देकर खुद भी सो जाता है। अगले दिन सुबह महेश की नींद खुलती है। बाहर कोई दरवाजा खटखटाता है। महेश आंखें मलते हुए दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। बाहर माँ मुन्नी और बिट्टू खड़े रहते हैं। आज बड़ी देरी हो गई उठने में तुम लोगों को। बहू कैसी है? पार्वती कमरे में झांक कर महेश से पूछती। हाँ माँ, रात को बड़ी मुश्किल से सोई है। काफी समझाया उसे, बहुत ज्यादा डर गई है। रह रहकर वही सब बोलती रही। किसी भयानक साए, डरावनी खतरनाक बला को घर में घूमते देखा है। कोई बहुत बड़ी आफत घर में घुस गई है। उसकी बातें सुनकर तो एक बार में भी डरकर सोच में पड़ गया। महेश पार्वती से बोला, अरे मुन्नी, बिट्टू जाओ सुंदर चाचा के यहाँ से टॉस बिस्किट ले आओ, मैं चाय बना देती हूँ, जाओ जल्दी। पार्वती दोनों बच्चों को बाहर भेजते हुए बोली, अरे बच्चों के सामने ऐसी बात क्यों करता है? बालमन है, कहीं डर बैठ गया तो और मुश्किल हो जाएगी। जल्दी से नहा धोकर आ जा, मैं चाय बना देती हूँ और बहू को आराम करने दे। रात को भी क्या पता कब आंख लगी होगी, बेचारी बहुत डर गई है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा उठना हुआ और मैंने बाहर जाकर उसे इस हाल में देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। भोलेनाथ रक्षा करें सबकी। जा बेटा, तू तैयार हो जा जल्दी। पार्वती महेश से बोलकर रसोई में चली जाती है। तैयार होकर महेश बाहर आंगन में आकर बैठ जाता है। पार्वती चाय लाकर उसे देती है। अरे माँ, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं बना लेता। छोटी बहू को बुला लो ना रसोई में, हाथ बटा देगी। महेश कप से प्लेट में चाय डालते हुए पार्वती से बोला, रहने दे उसे, आज तक आई है रसोई में जो अब आएगी। अभी तो दरवाजा भी नहीं खुला उसके कमरे का। पता नहीं कैसी लड़की है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और मेरी चिंता मत कर, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं कि कुछ काम ही ना कर सकूं। तुम लोगों को अकेले पाला है मैंने, आज भी अपने दम पर घर चला सकती हूँ। मुन्नी बिट्टू को तैयार कर भेज दिया है पाठशाला। तू भी आज खेत से जल्दी आ जाना, रमा के पास ही बैठना, उसे तेरी बहुत जरूरत है अभी। काम वाम तो बाद में होता रहेगा, ससुरा घर तो संभले पहले। तू एक काम करना, जाते जाते मनोहर भैया के यहाँ होता जाना, उनको बोलना खुशबू बिटिया को भेज दें आज के लिए। वो मेरा हाथ भी बटा देगी और रमा के पास भी बैठ जाएगी, दोनों में अच्छी बनती है। काश खुशबू इस घर की बहू बनकर आती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता, पूरा घर स्वर्ग बन जाता। और हाँ, समय निकालकर भाई साहब को भी मिलने का बोल देना, आज खाना यहीं खा लेंगे वो भी। खुशबू बिटिया यहाँ रहेगी तो वहाँ खाना कौन बनाएगा, उनसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। पार्वती महेश की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ, ये ठीक रहेगा, मैं बोल दूंगा। रमा की खुशबू से पट्टी भी अच्छी है, वो तेरा हाथ भी बटा देगी और रमा को भी देख लेगी। पर गुलाबों को भी कुछ बोलो माँ, इस तरह कब तक चलेगा? आखिर वो भी इस घर की सदस्य है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है। महेश गुलाबों के कमरे की तरफ देखते हुए बोला। महेश मनोहर लाल के यहाँ जाकर उनको सारी बात बताकर फिर अपने काम से निकल जाता है। थोड़ी देर में मनोहर लाल और खुशबू वहां आते हैं। भाभी, क्या हुआ? सुबह महेश आया था, बता रहा था कि रात में बहू के साथ बहुत अजीब हुआ घर में, उसने कुछ देखा। कैसी तबीयत है बहू की अब? मनोहर लाल पार्वती से पूछते हैं। हाँ, क्या बताऊं भाई साहब, इस घर में जब से आई हूं तब से लेकर आज तक कभी ऐसी अनहोनियां नहीं देखी। रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है, मेरी तो मति ही काम नहीं कर रही। पार्वती मनोहर लाल को रात का सारा घटनाक्रम बताती है, जैसा रमा ने उसे बताया था, और वो सब बातें भी बताती है जो पिछले कुछ समय से उस घर में घट रही थी। ये सब बातें सुनकर मनोहर लाल भी सकते में आ जाते हैं। यदि रमा जैसी समझदार इंसान ऐसा बोल रही है
तो जरूर उसने कुछ ऐसा देखा होगा। मैं ही उसे जानता हूं। वो कोई बच्ची तो नहीं जो ऐसी बातें ना समझे। मुझे उसकी बातों पर पूरा यकीन है। मैंने भी पिछले दिनों कुछ बातें महसूस की हैं, छोटी बहू को लेकर। मैं भी आपसे इसी बारे में कुछ कहना चाह रहा था, पर संकोच और शर्म के कारण चुप रह गया, कह नहीं पाया। सुनकर पता नहीं आपको कैसा लगे। आखिर ये परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। मनोहर लाल की ये बात सुनकर पार्वती सारा काम छोड़कर ध्यान से मनोहर लाल की बात सुनने लगती है। क्या देखा था भाई साहब, बताइए। संकोच कैसा? आपको कभी हमने इस घर से अलग नहीं माना। हर सुख दुख, हर पल के साक्षी हैं आप। और फिर पता नहीं चलेगा, तब तक निराकरण कैसे होगा? मनोहर लाल कुछ देर चुप रहकर फिर सर कुचाते हुए बोलना शुरू करते हैं। वो भाभी, एक दिन जब मैं रात को बाजार से घर लौट रहा था, तब मैंने एक औरत को मांस मटन की दुकान से जिंदा मुर्गी लेते देखा। दूर से देखने पर मुझे छोटी बहू सी लगी। पहले मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो छोटी बहू ही है। अंधेरा भी था और फिर अपन लोग ठहरे धर्म कर्म वाले सात्विक जन। मांस तो क्या, कभी अंडा तक हाथ से नहीं छुआ। मैं तो ये सब देखते ही हैरान रह गया। मुझे लगा शायद मुझे कोई धोखा हुआ है, पर जब मैंने गौर किया तो वही निकली। मेरा शक पक्का तब हुआ जब वो आपके घर के बाहर चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए चुपके से घुसी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर की छत पर रात को ठंडी हवा में सो रहा था। आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैं उठकर ऐसे ही टहलने लगा। तभी मेरी नजर आपके घर पर पड़ी। उस वक्त करीब रात के 2 से 3 के बीच का समय रहा होगा। मैंने देखा कोई अजीब सी कद काठी का साया छत पर आया और अजीब ढंग से दोनों हाथ हवा में ऊपर कर पता नहीं क्या करने लगा। फिर लंबे लंबे पांव जमीन पर पटकती हुई इधर उधर घूमने लगा। ऐसा लगा कोई औरत थी, जैसे वो कभी बैठ जाती कभी उठ जाती। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये कौन है और इस तरह आधी रात को छत पर क्या कर रही है। मैंने बहुत सोचा, पर आपसे ये सब कहने की हिम्मत नहीं हुई। सारी बात अपने तक ही रखी, क्योंकि यदि आप लोगों को इस बारे में कुछ पता होता तो महेश मुझसे ये बात जरूर करता। कुछ लोगों ने तो आए दिन शाम के वक्त उसे गांव के बाहर कहीं पर जाते हुए भी देखा। पूरे बाजार और गांव में सभी दबी जुबान में बस आपकी छोटी बहू की ही बात करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों की गांव में बनी बनाई इज्जत और मान सम्मान है, तो किसी ने आपसे या महेश से कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं भी असमंजस में रह गया। मनोहर लाल बोलते जा रहे थे और पार्वती बड़े गौर से सुनती जा रही थी। हे भगवान, अब ये दिन देखना भी लिखा था। शिव शिव शिव, हरे राम हरे राम। इतना अनर्थ, इस मंदिर जैसे घर में ये सब पाप कर्म हो रहा है और मुझे खबर तक नहीं। तभी मैं कहूं, ससुरी दिन भर कमरे में घुसी घुसी क्या करती रहती है। बहुत कम बाहर निकल के आती है। पर भाई साहब, मन ने तो ये समझ नहीं आवे कि ससुरी घर से निकले कब है। दिन भर तो अंदर बंद रहवे, बस नहाने धोने और कुछ काम हो खुद का तभी शक्ल दिखावे। तो ये सब कर रही है महारानी। ये सचिन पता नहीं किस बला को घर ले आया है। पता नहीं कौन से खानदान की है, किस धर्म की है। बस जैसा उसने बताया, फिर हमने उसके आगे कुछ नहीं पूछा। भाग्य का लेखा मान का बैठ गए चुपचाप। शिव शिव शिव। पार्वती दोनों हाथों से अपना सर पककर बैठ गई। आपने उस दिन भी गौर किया होगा जब वो इस घर में सचिन उसे पहली बार लाया था। उसके आते ही कैसे पूरा वातावरण ही बदल लिया था। बैल और गाय कितना बिदकने लगे थे, पर उस वक्त किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। मनोहर लाल बोले, कैसे सोचते भाई साहब? उस वक्त तो कुछ अंदाजा ही नहीं था किसी को। बस सचिन के अचानक इस तरह शादी करने को लेकर सभी वैसे ही हैरान थे, और फिर आज तक कभी ऐसा देखा भी नहीं।
भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है छोटी बहू पर कोई ना कोई ऊपरी चक्कर है। उसी ने यही सब करके सचिन का मन फेरा होगा। आज का लड़का ठहरा, इन बातों को क्या जाने। काली शक्तियां जागृत करने वाले लोग करते हैं कभी कभी। माफ करना भाभी, मैं कोई उसके खिलाफ आपके कान नहीं भर रहा, पर जब सुबह महेश ने रात वाली रमा की वो सब बताई बातें मुझे बताई तो मेरा माथा ठनक गया। मुझे लगने की जरूर दाल में कुछ काला तो है। आपको दाल में काला दिखता है भाई साहब, और मुझे तो पूरी दाल ही ससुरी काली लगती है। लेकिन मनोहर लाल की बातें सुनकर पार्वती को काटो तो खून नहीं। वो तो जैसे एकदम से ये सब सुनकर खुद को ठगी हुई महसूस करने लगी। उसने मनोहर लाल से ही इसका कुछ उपाय करने को बोला। सचिन को सारी बातें बताने को बोली। उनकी बात सुनकर मनोहर लाल मना करने लगते। नहीं नहीं भाभी, ऐसी गलती कभी मत करना। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सचिन ठहरा शहर में पढ़ने वाला जवान खून। वो इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा, उल्टा हमें ही गलत समझेगा, क्योंकि उसकी शादी से सबको परेशानी थी। उसे यही लगेगा कि हम इस शादी से खुश नहीं थे, तो छोटी बहू के खिलाफ उल्टी सीधी बात कर अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। और आप भी आवेश में आकर छोटी बहू से ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि यदि वो काले जादू के साए में हुई तो फिर आप लोगों को, बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अभी हमें इन बातों को अपने तक ही रखना होगा। मैंने तो महेश तक को नहीं बताई ये सब बातें। वो भी गुस्से का तेज ठहरा, पता नहीं क्या कर बैठे। आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लूंगा। राम भाई साहब को मैंने अपने बड़े भाई का दर्जा दिया है। मनोहर लाल पार्वती को ढांढस बनाते हुए बोले। पार्वती तो जैसे ये सब सुनकर अपने में ही नहीं सती। बस आपका ही सहारा है भाई साहब। कल लीला बहन भी आई थी, वो भी किसी जानकार का बता रही थी। बोली थी कि उसे लेकर जल्दी ही घर आएगी, पर आप भी कुछ करो। मेरी तो मती ससुरी काम ही नहीं करी ये सब सुनकर। पार्वती मनोहर लाल से बोली। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गुलाबो अचानक वहां आती है। माँ जी, रमा दीदी की तबीयत अब कैसी है? सुना उनको बुखार आ गया। आखिर हुआ क्या था रात में? जेठ जी ने आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा के उठाया। रमा भाभी भी डरी हुई थी। गुलाबो अनजान बनते हुए उन लोगों से बोली। मनोहर लाल और पार्वती उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आता उनको। मैं क्या बताऊं, तू खुद देख ले जाकर। इस घर में रोज अनहोनियां हो रही हैं। तू भी तो सब जानी है, इस घर में तू भी है, तुझे सब पता होना चाहिए क्या घट रहा है क्या नहीं। पार्वती गुलाबो की तरफ तिरछी नजर करते हुए बोली। मनोहर लाल पार्वती को चुप रहने का इशारा करते। ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। गुलाबो सीधी रमा के कमरे की तरफ बढ़ चली। अंदर रमा के पास खुशबू बैठी हुई थी। गुलाबो को देखकर वो पलंग से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। रमा की नजर जैसे ही गुलाबो पर पड़ती है, उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आते हैं। वो खुशबू का हाथ जमकर पकड़ लेती। कैसी हो दीदी? रात को क्या देख लिया आपने जो इस तरह बीमार पड़ गई? गुलाबो आंखों में एक अलग ही चमक लिए रमा से पूछती है, पर रमा कुछ जवाब नहीं देती, बस पास में खड़ी खुशबू को देखती रहती है। गुलाबो फिर रमा को देखकर बोलती है, अपना खास ख्याल रखो दीदी, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। इस तरह आधी रात को उठकर अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं। ये सुनसान रातें बहुत डरावनी और खतरनाक होती हैं। कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इतना कहते ही वो पास में खरी खुशबू को गौर से निहारती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। रमा उसकी ये बातें सुनकर और भी डर जाती है। शाम का समय, पार्वती और महेश बाहर खटिया पर गुमसुम बैठे रहते हैं। खुशबू रमा के पास अंदर कमरे में रहती है। तभी एक छोटा लड़का वहां आता है और उन दोनों से बोलता है, दादी दादी, आपको ना मेरी दादी ने घर पर बुलाया है, उनको कुछ बात करनी है, वो यहाँ नहीं आ सकती, आप ही चलिए।
उसकी बात सुनकर पार्वती महेश से बोलकर उस लड़के के साथ चल देती है। पार्वती लीला ताई के घर पहुंचकर, कैसी हो लीला बहन? अब सर की चोट कैसी है? पार्वती पास में खटिया पर लेटी हुई लीला से पूछती। उसे जाने दो, चोट तो ठीक हो जाएगी। मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि मैंने गिरीश को भेजकर उन जानकार तांत्रिक का पता कराया है। गिरीश उनसे मिलकर आया है। वो कल दोपहर को ठीक 3 बजे तुम्हारे घर आएंगे। उन्होंने ये कुछ सामान की लिस्ट दी है, तुम महेश से मंगवा लेना और चुपचाप सारी तैयारी कर लेना। किसी भी तरह उस गुलाबो को पता मत होने देना। ये उन्होंने बहुत सख्त बोला है, इसलिए मैं वहां नहीं आई, तुमको बोला बुलाई हूँ। लीला एक कागज पकड़ाते हुए पार्वती से बोली। पार्वती वो कागज लेकर अपने पास रखते हुए बोली, क्या बताऊं लीला बहना, अब तो उन तांत्रिक महाराज को जल्दी बुला ही लो। इतना कहते ही पार्वती ने पिछली रात वाली सारी घटना लीला को बताई। सुनकर वो भी आश्चर्य से दोहरी हो गई। बाप रे, इतना सब हो गया? रमा झूठ तो नहीं बोलेगी, उसने जो देखा होगा वही बोली होगी। बेचारी, भगवान उसकी रक्षा करे। तुम उसे अकेले मत छोड़ना, महेश से कहना उसके पास ही रहे। मुझे उसकी आंखों में देखकर ही शक हुआ था। वो सामान्य इंसान की आंखें नहीं लग रही थी। भगवान जाने क्या भला है, क्या चक्कर है उसके साथ। मुझे तो लगता है उस पर जरूर कोई ऊपरी हवा का साया है, उसी में वो ऐसा कर रही है। तुम्हारे घर में तुलसी का सूखना, बना बनाया ताजा खाना एकदम से खराब होकर बदबू मारने लगना, ये सब उसी के लक्षण है। पर तुम चिंता मत करो, बस कल तक की बात है। कल वो तांत्रिक महाराज खुद आएंगे तुम्हारे घर, मैं भी साथ में ही रहूंगी। लीला पार्वती के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। पार्वती उससे बाकी की बातें करके वापस घर आ जाती है। वो जैसे ही घर आती है तो सामने गुलाबो खटिया पर बैठी हुई गोद में बिट्टू को खिलाती रहती है, उससे मस्ती करती रहती है। पार्वती ये सब देखकर मन ही मन डर जाती है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उससे कुछ बोले। गुलाबो की नजर जैसे ही बाहर से आती पार्वती पर पड़ती है, वो पूछ बैठती है, अरे माँ जी, कहाँ चली गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। इस तरह रमा दीदी को अकेला छोड़कर कहीं मत जाया करें। पता नहीं कब क्या हो जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं ना। मैं तो खैर हूँ ही, पर वो मुझसे ज्यादा आपसे बात करती हैं। गुलाबो कुटिलता से आंखें घुमाकर पार्वती से बोली, वो बस यही मंदिर तक गई थी। मन कुछ अशांत था, इसलिए सोची कि भगवान के दर्शन कराऊं, पर खुशबू को छोड़कर गई थी मैं उसके पास, और फिर महेश भी तो था ना यहीं। पार्वती डरते कपते हुए लड़खड़ाती जुबान से गुलाबो से बोली, खुशबू उसे तो मैंने घर भेज दिया। अचानक से गुलाबो का स्वर कुछ कर्क हो जाता है, गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं। वो पार्वती को घूरते हुए बोली, पार्वती को काटो तो खून नहीं। अचानक से गुलाबो के बदले स्वर और लाल आंख देखकर वो अवाक रह जाती हैं, उसे ही देखती रहती है। तभी गुलाबो फिर मुस्कुराते हुए मृदु स्वर में उसे बोलती है, अरे माँ जी, मतलब वो दिन भर से तो यहीं थी दीदी के पास। रात होने आई और फिर उसका अपना भी घर है, उसे भी अपने काम होंगे। बेचारी बोल नहीं पाती, लेकिन हमें तो सोचना चाहिए ना, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। और जेठ जी तो किसी काम से चले गए। रमा दीदी तो बात ही नहीं करती मुझसे, इसलिए मैं अकेली बाहर बैठी बैठी क्या करती। सो बिट्टू के साथ खेलने लगी। मुन्नी अंदर है रमा दीदी के पास। गुलाबो अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोली। पार्वती गुलाबो की गोद में बैठे बिट्टू को देखकर सहम जाती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगता है बिट्टू को लेकर। तभी गुलाबो फिर बोलती है बिट्टू से, क्यों बिट्टू बेटा, कैसी लगी हमारी मीठी गोली? मजा आया ना? यदि हमें यूं ही खुश रखोगे तो हम आपको रोज ऐसी ही मीठी गोलियां देंगे, पर यदि नाराज करोगे तो फिर हम। गुलाबो मुस्कुराकर बिट्टू की तरफ देखते हुए उसके गाल खींचकर बोली। बिट्टू हंसते हुए मैं सर हिलाते देता है। पार्वती बिट्टू को इस तरह उसकी गोदी में खेलते हुए देखकर बहुत डर जाती है। वो बिट्टू को बहाने से अपने पास बुलाकर डरते डरते गुलाबो को देखती हुई अंदर चली जाती है।
गुलाबो भी पार्वती को अजीब नजर से घूरते हुए जाते देखकर मुस्कुराने लगती है।